हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। लास्ट टेस्ट जो दिए थे बहुत अच्छा रहा। बहुत लोग का रिजल्ट आया, हम देखें, बहुत खुश हुए कि बहुत का अच्छा रिजल्ट आया है। और ये आपका दूसरा टेस्ट होने वाला है। आपका दूसरा टेस्ट है जो रिलेटेड है आपका बेस थ्योरम से। तो बेस थ्योरम आप रिसेंटली पढ़ चुके हो और फिर क्वेश्चन में डील कर लिए हो, तो हम लोग दूसरा टेस्ट इस पर बढ़ेंगे। हाँ, बस वही ध्यान रखना है बच्चों, आपका जो टेस्ट का प्रोसीजर है ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, उसी फ्लो पे हम लोग लेंगे। और कहीं ना कहीं कुछ बच्चे का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि नहीं सर बहुत अच्छा लगा टेस्ट देने में, तो उसी कॉन्फिडेंट को हम आगे बढ़ाते हुए फिर से हम टेस्ट ऑर्गेनाइज किए हैं। और इस तरह से हम क्या करेंगे, हर 3 या 4 लेक्चर के बाद एक टेस्ट छोटा सा ऑर्गेनाइज कर देंगे। लेकिन पिछले टेस्ट में थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया था, इसलिए आप सोच रहे हैं कि सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 ही कर दें और 30 मिनट का ही कर दें, ताकि कम समय में आप आसानी से टेस्ट दे दो। जब भी कभी मतलब आराम से आधा घंटा फ्री हो और आप टेस्ट दे दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और 5 क्वेश्चन का ही टेस्ट रहेगा तो और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अच्छा होगा, जब भी मन होगा, मतलब बाद में भी, अभी जरूरी नहीं कि अभी हम देख, जब हमारे एग्जाम टाइम आ जाए तो उसमें भी हम लगे कि हम पढ़ने, अब ये मेरा कोर्स फुलफिल हो गया तो एक बार पीछे से निकाल के आप टेस्ट दे सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है आपका जेईई मेंस। हाँ, इस बार क्वेश्चन जो है वो अच्छा खासा जेईई मेंस से ही है। जो भी क्वेश्चन उठाए हैं हम जेईई मेंस कहीं के उठाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा का सारा उठाए, तो ये वाला टेस्ट थोड़ा अच्छा होने वाला है। पिछला वाला टेस्ट तो काफी ईजी था, है ना, पिछला टेस्ट काफी इजी था। चलिए, तो तैयार है बच्चों, फिर से वही प्रोसेस, सारा कुछ वही सेम है आपका, कुछ नया चीज नहीं है आपके पास। वही मटेरियल रिक्वायर्ड, आपके पास नोटबुक यहाँ पे 4 ही ब्लैंक पेज लिए हैं, क्योंकि आपके पास आप 5 ही क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। पेन पेंसिल स्टॉप वॉच, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑनेस्टी से अपना टेस्ट दीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और आई होप अगर आप देते हैं टेस्ट तो इट इज बेटर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए हम इसी के साथ अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो आर यू रेडी गाइज, शैल वी स्टार्ट। ओके, देन प्रोसीजर एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। प्रोसीजर यही है बच्चों, जो पहली बार टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए प्रोसीजर ये है कि हम जब भी एक क्वेश्चन देंगे, यहाँ पे आपको डिस्प्ले बोर्ड पर क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन को देखते के साथ आप वीडियो पॉज कर देना है। वीडियो पॉज करने के बाद जितना उसमें टाइम दिया हुआ रहेगा, 5 मिनट 6 मिनट 5 मिनट ऐसे दिया हुआ रहेगा, आप 5 मिनट का टाइम ले लीजिए। और 5 मिनट टाइम लेने के बाद 5 मिनट आपका अपना टाइम है, 5 मिनट आप बनाइए। फिर बनाने के बाद बन जाए तो बहुत अच्छा, नहीं बने तो भी 5 मिनट के बाद ही आप वीडियो प्ले कीजिए। फिर 5 मिनट वीडियो प्ले कीजिए और उसके बाद आप चेक कर लीजिए आपका बना हुआ सही है या गलत है। अगर आपका बना हुआ सही है तो आप टिक लगा लीजिए। आपने उसको, इस बार हम क्वेश्चन मार्क्स जो अपलोड करेंगे वो 10-10 मार्क्स में करेंगे, ताकि आपको 50 मार्क्स आ जाए, है ना। तो अगर आपका सही है तो आप 10 मार्क्स अवार्ड कर लीजिए खुद से, है ना। आपको दोनों फील होगा, आपको टेस्ट देते हुए एक स्टूडेंट का भी फील आएगा और मार्क्स अवार्ड करते हुए एक एग्जामिनर का भी फील आएगा। तो अच्छी बात है ना, आप अभी से ही मैच्योर होते जाओगे। तो वही प्रोसीजर है, जैसे क्वेश्चन दिखे वीडियो पॉज, टेक अ टाइम फॉर 5 मिनट्स एंड देन आफ्टर वीडियो प्ले एंड रीचेक योर आंसर। अगेन सेम प्रोसीजर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी वैसा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन आपका डिस्प्ले बोर्ड पे पूरी तरह से क्लियर है, वीडियो पॉज करके आपको 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नहीं कि आप क्वेश्चन बनाने के लिए आप अलग से टाइम ले, उसी में क्वेश्चन पढ़ना भी, आपको उसमें क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए 5 मिनट, जैसे आपका कंप्लीट हुआ, आइदर आपका कंप्लीट हुआ ये सोल्यूशन, ये नहीं, आपको 5 मिनट बाद वीडियो प्ले कर देना है। वीडियो प्ले करने के बाद आप उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सॉरी, वीडियो प्ले करने के बाद आप अपने आंसर से उसको मिला सकते हैं कि आपका सही है या नहीं है। तो तैयार है ना। तो इसी के साथ हम लोग अपना पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल धक धक कर रहा है या नहीं कर रहा है, टेस्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा तो डर होना चाहिए ना। चलिए, डर क्या होता है, डर कुछ नहीं होता, जिसका तैयारी बढ़िया होता है उसके लिए कोई बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। और ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, वीडियो पॉज एट अ टाइम, है ना। चलिए, ओके। तो चलिए बच्चों, अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आई होप सब लोग बना चुके होंगे। अब सब लोग आंसर मिलाने के लिए बेताब होंगे, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्या उसका आंसर सही है या गलत है। तो अभी बस तुरंत पता कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है ए पॉट कंटेन 5 रेड बॉल एंड 2 ग्रीन बॉल। तो इसको हम लोग पहले बना लेते हैं 5 रेड बॉल एंड 2 ग्रीन बॉल, ठीक है। एट रैंडम बॉल इज ड्रॉन, इसमें से एक बॉल ड्रॉन किया जाता है। फ्रॉम दिस पॉट इफ ए ड्रॉन बॉल इज ग्रीन देन पुट ए रेड बॉल। अच्छा, अगर एक ग्रीन बॉल होता है, ग्रीन बॉल निकलता है तो उसमें रेड बॉल डाला जाता है, यानी ग्रीन बॉल निकालना है तो रेड बॉल डालना है, और रेड बॉल निकल रहा है तो फिर ग्रीन बॉल डाला जा रहा है। इसका मतलब एक चीज यहाँ पे अनचेंज है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हमारा क्या है, अनचेंज है, वो चेंज हमारा नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, इतना होने के बाद फिर फॉर द while drawn there is no triplets। अच्छा, while drawn ball is no triplet, जो बॉल निकाल रहे हैं बॉल को हम वापस उसमें नहीं डाल रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट बच्चों।
नाउ बी ड्रॉन द अनदर बॉल रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल बी रेड। अच्छा, सेकेंड बॉल रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 3 इवेंट हो रहे हैं जनरली, है ना। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि एक हमारे पास पॉट है, उसमें से एक हम कोई बॉल निकाल रहे हैं, ग्रीन बॉल निकाल रहे हैं, तो उसमें हमको रेड बॉल डालना है, और जो बॉल निकाल रहे हैं उसको साइड करके रख देना है, या फिर हमको रेड बॉल निकल रहा है तो उसमें हमको ग्रीन बॉल डालना है, जो बॉल निकला उसको साइड करके क्या कर देना है, रख देना है, या मतलब हमको वाइस वर्सा रेसिप्रोकल करना है। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 इवेंट ले लेते हैं। पहला इवेंट 1 चूजिंग रेड बॉल, इवेंट ऑफ रेड बॉल फर्स्ट टाइम, ठीक है। और इवेंट E2 इवेंट ऑफ ग्रीन बॉल फर्स्ट टाइम। अब एक हमारा फाइनल इवेंट है, इसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, E3 का प्रोबेबिलिटी निकालना है। E3 हमारे पास क्या करा कि जो सेकंड बार जो हम बॉल निकाले वो रेड हो, सेकंड बॉल जो बॉल निकाले वो रेड हो, यानी इवेंट ऑफ रेड बॉल एट सेकेंड टाइम, ठीक है। अब देखिए कितना इजी है ये। तो सबसे पहले ये इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अगर हमारे पास कोई पॉट है, पॉट में हमारे पास रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? P1 प्रोबेबिलिटी तो 5/7 डायरेक्ट, है ना, 5/7 केस 1 ये हो गया। अब क्या हो गया? अब ध्यान से सुनिएगा एकदम कि P1 यानी कि रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी ये हो गया। तो अब जब रेड बॉल आया तो हम क्या किए, उसको हम साइड कर दिए, यानी कि रेड बॉल आया। अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगा कि ये हम आ चुका है, तो अब ये E3 होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? यानी कि PA ऑलरेडी अकर्ड, PA हो चुका, सॉरी E1 हो चुका है, तो E1 हो चुका है तब E3 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो जब E1 हुआ बच्चों तो रेड बॉल निकाल के साइड किया गया, तो इसमें से रेड बॉल निकाल के क्या कर दिया गया? साइड कर दिया। अब इसमें रेड बॉल कितना है? 4, ग्रीन बॉल कितना है? 2, और एक ग्रीन बॉल डाल दिया गया। क्वेश्चन तो ये है ना कि रेड बॉल निकाल के ग्रीन बॉल डाल देना, तो यानी रेड निकला, ग्रीन इसमें आया, तो अब इसके पास हो जाएगा 4 रेड और 3 ग्रीन, यही ना होगा। रेड बॉल निकल गया, एक ग्रीन बॉल आ गया, तो 4 रेड 3 ग्रीन। तब हमारे पास रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? इसको हम डायरेक्ट मेंशन कर देते हैं 4/7। हमारे पास डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी हो गया। चलिए, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है? यानी इसको केस फर्स्ट ले लेते हैं कि या तो रेड बॉल निकले या फिर क्या निकलेगा हमारा? ग्रीन बॉल। फर्स्ट वन में या तो रेड निकल सकता है या तो क्या निकल सकता है? ग्रीन। तो ग्रीन निकलने का क्या हो गया हमारे पास? 2/7। अब कंडीशन प्रोबेबिलिटी, अब जब ग्रीन निकल चुका तो ग्रीन को निकाल के साइड कर दिया, रेड को डाल रहे हैं, यानी कि E2 हो चुका है। अब E2 हो चुका है तो E3 होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? E3 क्या कंडीशन, ये E3 हमारा क्या इवेंट है? सेकंड वाली रेड बॉल आना, जो कि हमारा क्वेश्चन है। तो E3 सेकंड हमको रेड बॉल आना है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, E2 हैपन हुआ ना, तो E2 हैपन हुआ, इसका मतलब ग्रीन बॉल निकला है। तो ग्रीन बॉल निकला है तो हमारे पास 5 रेड था, सॉरी 6 रेड हो गया नहीं सारा। अब हमारे पास जो रेड बॉल हो गया वो 6 रेड, क्योंकि ग्रीन निकला है, तो ग्रीन निकला है तो ग्रीन को निकाल कर हम साइड कर दिया, एक रेड बॉल डाले, तो 5 + 6 6 रेड बॉल हो गया, और एक हमारा ग्रीन बॉल रह जाएगा। ग्रीन बॉल तो हमारा एक ही रह जाएगा, तो ग्रीन बॉल एक ही रह जाएगा, तो उसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेकंड टाइम में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/7। क्या हो गया वो? 6/7। तो टोटली हमको क्या पूछ रहा है? अब हम निकाल लेते हैं ये केस 2। ये हमारा हो गया थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। थ्योरम क्या हो गया? टोटल प्रोबेबिलिटी का। क्या हमारे पास क्या हो? हमारे पास E1 भी हो और E3 भी हो, E1 भी हो, E3 भी हो, या फिर यानी कि और आइदर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, यानी कि रेड बॉल निकलेगा, फिर E3 से हम रेड बॉल निकाले, आइदर हमारा क्या कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड होगा? E2 E3। क्या कोई दिक्कत है बच्चों? अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, हम ध्यान से देखिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? PE3 का P, सबसे पहले तो इवेंट E1 हो चुका है, तो E1 हो चुका है तो मल्टीप्लाई बाई P, E1 हो चुका है तब E3 का क्या होगा, है ना? E1 हो चुका है तब E3 का क्या होगा? प्लस हमारा E2 हो चुका है, फिर E3 का क्या होगा? E2 हो चुका है मल्टीप्लाई बाई P, E2 हमारे पास क्या हो गया? E1, सॉरी E3 ना, हाँ ठीक है। तो E3 का क्या होगा? यहाँ पे क्लियर बच्चों सबको? अब हमको सिर्फ क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू में हमारे पास क्या आ जाएगा? वैल्यू में आ जाएगा PE1 का वैल्यू है हमारे पास 5/7 और इसका वैल्यू 4/7 प्लस इसका वैल्यू 2/7, इसका वैल्यू 6/7। तो ये हमारे पास हो जाएगा, टोटल आपका आ जाएगा 32/49।
32/49। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था और बहुत 2019 लगता दिया हुआ था ना, 2019 में से पूछा हुआ। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। आज में बहुत बच्चे से सॉल्व हो गया होगा। सिर्फ यहीं पे समझना है उसको कि सब पहले रेड बॉल निकला तो उसका प्रोबेबिलिटी ये हो गया फर्स्ट टाइम में, फिर सेकंड टाइम अगर रेड बॉल निकलेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी ये निकाल दी, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। फिर या तो फर्स्ट बार में हमारा ग्रीन बॉल निकल सकता है, तो फिर हमारा ग्रीन बॉल, फिर ग्रीन बॉल जब निकला तब रेड बॉल निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। अब हमको टोटली हमको रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी कि सेकंड बार में रेड बॉल निकले तो या तो फर्स्ट में देखो यहाँ पे प्लस लिखे यानी अदर ये हैपन हुआ, अगर ये हैपन हुआ तो ये हैपन हुआ, यानी कि पहले रेड बॉल आया होगा तब हमारा सेकंड में रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी, या फिर पहले ग्रीन बॉल आया होगा तब हमारा सेकंड बॉल निकालने, सेकंड रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी। और इस तरह से हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्लियर बच्चों? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं क्योंकि फिर वो दिखेगा नहीं। तो बहुत लोग का तो सही होगा ना बच्चों? हाँ चलो सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ ये रहा, लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से इसको बना लीजिए। तो जैसे क्वेश्चन दिखे जैसे आपको वीडियो पॉज करना है बच्चों, क्वेश्चन दिखे वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करने के बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना? तब तक हम इसको अभी रेज कर लेते हैं। चलिए ठीक है। तो अब तक आप वीडियो को क्या कर लिए होंगे, प्ले कर लिए होंगे, यानी कि आप सॉल्व इसको कर चुके हैं। तो सॉल्व इसको कर चुके हैं, तो चलिए मिलाते हैं आपका और हमारा आंसर कितना मिल रहा है ना। अब क्वेश्चन भी हम भी एक बार पढ़ लेते हैं। ए बैग कंटेन 4 रेड बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल। फिर से बॉल वाला क्वेश्चन आ गया ना, चलिए अच्छी बात है। तो 4 रेड है 6 ब्लैक है, तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 4 रेड 6 ब्लैक। 4 रेड है और कितना है, 6 ब्लैक है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अच्छा, बैग से एक बॉल को निकाला जाता है। इट्स कलर इज ऑब्जर्व, इसके कलर को देखा जाता है। एंड द बॉल अलोंग विद द 2 एडिशनल बॉल आर सेम कलर आई रिटर्न टू द बैग। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि 4 रेड है 6 ब्लैक है। हम कोई भी बॉल इसमें से निकालते हैं, देखते हैं उसका कलर, और फिर उसी कलर का हम 2 बॉल डाल देते हैं, यानी कि सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया ना। ये सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया, यानी इसमें आप इसको आप बना सकते हैं, अच्छे से नंबर आ सकता है इसमें आपका। इफ द बॉल ड्रॉन इज रैंडम फ्रॉम द बैग देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन इज रेड बाय बॉल ड्रॉन इज रेड। इफ नाउ ए बॉल इज ड्रॉन, फिर से उसमें से बॉल निकाला जाता है और उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो रेड बॉल ही हो। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप पहला क्वेश्चन को समझ गए होंगे अच्छे से, तो दूसरा क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा, बहुत बच्चे से बन गया होगा, है ना। हमारे पास 4 बॉल है, 4 रेड है और 6 ब्लैक बॉल है। 4 रेड बॉल है, 6 क्या है, ब्लैक बॉल है। अब इसमें से एक बॉल निकाला जाता है और देखा जाता है उसका कलर। अगर उस कलर का फिर 2 बॉल और डाल दिया जाता है। लास्ट में हमको क्या चाहिए, रेड बॉल कहीं चाहिए। चलिए इस बार भी हमारे पास रेड बॉल का कंडीशन है, तो फिर से इवन मान लेते हैं। चूजिंग रेड बॉल एंड इवेंट ऑफ रेड बॉल, इवेंट लिखो इसको ज्यादा अच्छा है। इवेंट ऑफ रेड बॉल एट फर्स्ट टाइम, और E2 क्या हो गया आपके पास, इवेंट ऑफ ब्लैक बॉल, है ना, एट सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम के फर्स्ट ही टाइम ना अभी चल रहे हैं। या तो हमारे पास रेड बॉल चूज कर सकते हैं पहला बार में, या तो हम क्या चूज कर सकते हैं, ब्लैक बॉल चूज कर सकते हैं। अब E3 हमारे पास इवेंट क्या है, इवेंट ऑफ रेड बॉल एट सेकेंड टाइम। फिर से हमारा सेकेंड बार में हमारा निकाला जा रहा बॉल, तो ये 3 हमारा हो गया। कंडीशन एकदम सेम टू सेम, वही चीज, सारा कुछ प्रोसीजर सेम। पी कितना होगा बच्चों, सबसे पहले P1 बताइए। P1 हम आपके पास क्या हो जाएगा, रेड बॉल है ना, 4/10 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर P1 हो चुका है, अगर P1 हो चुका है तो E3 होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। अगर E1 हो चुका है, यानी कि रेड बॉल आ चुका है, रेड बॉल आ चुका है, इसका मतलब उसके साथ यहाँ पर अच्छा से कंडीशन पढ़े। कंडीशन क्या है, क्या वहां पे, एंड दिस बॉल अलोंग विथ 2 एडिशनल बॉल, वो बॉल उसके साथ 2 और बॉल, यानी कि टोटल 3 बॉल हम डालेंगे। यानी कि हमको पास रेड कलर का जो बॉल हो गया वो 3 और ऐड हो गया। तो पहले हमारे पास 10 बॉल था, अब टोटल हमारे पास 13 बॉल होगा। टोटल हमारे पास कितना बॉल होगा, 13 बॉल होगा। अब 13 बॉल होगा, उसमें से रेड आने का प्रोबेबिलिटी होगा, तो 4 ये हो गया और 2 वहां से हो गया, क्योंकि 2 बॉल तो और ऐड हुआ ना, हम 2 ही बॉल ऐड कर रहे हैं। एक रेड निकाले थे और 2 ऐड कर रहे हैं, तो टोटल पहले से 4 था, उसमें से हमने 1 निकाल लिए, तो 3 बॉल बचा। अब फिर से 3 ऐड कर दिए, तो इसको आप इस तरह से देखिए, उस तरह से देखिए, आपके पास कितना आएगा, 4 और 2 6 होगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4 2 एंड 6, यानी आपके पास क्या हो गया था। क्वेश्चन यहाँ पे एकदम क्लियर है कि आपके पास एक रेड बॉल निकाले, अब उसमें क्या बचा, अब उसमें बचा 9 टोटल बॉल, जिसमें से 3 रेड बचा और 6 ये बचा। जब एक बॉल निकल गया तो 3 रेड बचा और 6 ब्लैक बचा, ठीक है। अब हम उस बॉल के साथ 2 और बॉल, यानी कि टोटल 3 बॉल डाल रहे हैं, तो 3 बॉल डालेंगे, 3 3 6 बॉल हो गया ना, तो 3 + 3
6 बॉल हो गया, तो यानी 6 6 12 यानी कि 12 ही हो जाएगा ना यहाँ पे, सॉरी 12 ही हो जाएगा ना, सॉरी हाँ ठीक है। तो 12 बॉल हो जाएगा टोटल, तो 12 बॉल हो जाएगा टोटल, यानी कि हमारे पास इवन कंडीशन होने के बाद E3 हमारे पास क्या 6/12, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 1/2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं, यानी केस 1, या तो ये हैपन हुआ होगा, या तो ये हैपन हुआ होगा रेड बॉल निकला होगा, या फिर क्या हैपन हुआ होगा, या फिर हमारा हैपन हुआ होगा E2, हमारे पास क्या निकल गया होगा ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 6/10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इवन। अब बताइए बच्चों, अब यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। अब हमारे पास 4 रेड है और 5 ब्लैक है, क्योंकि बॉल निकल गया है। अब 3 ब्लैक बॉल हम ऐड किए हैं, तो 3 ब्लैक बॉल ऐड किए हैं, तो प्लस 3 ब्लैक तो 8, अच्छा 8 से 12 टोटल बॉल हो गया, टोटल बॉल हमारे पास 12 हो गया। लेकिन रेड इसमें कितना है, रेड तो 4 ही रहेगा ना, क्योंकि रेड तो हमारा अनइफेक्टेड है। हम ग्रीन बॉल निकाले तो 2 और ग्रीन बॉल डाले, तो रेड पे तो हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो रेड हमारा अनइफेक्टेड है, हमारा 4 का 4 हो जाएगा, यानी 4 यानी कि हमारे पास क्या है 1/3। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमको रेड बॉल निकालना है सेकेंडली, तो सेकेंडली रेड बॉल निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन निकालिए E3 ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा कि इवन हो और E3 हो प्लस आपके पास क्या हो जाएगा E2 हो और E3 हो, यही ना, यानी ये भी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम का क्वेश्चन है, ये भी क्या है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम का क्वेश्चन है ना। तो आप इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, चलिए करते हैं। PE1 मल्टीप्लाई बाय PE3 इवन प्लस PE2 मल्टीप्लाई बाई PE2 हो चुका है E3। PE1 कितना है 14, 6 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो यहां से आपका आ जाएगा 2/3, 2/10, 4/10, 2/5। तो आपको जो फाइनल आंसर आने वाला है वो आपका आने वाला है 2/5। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ईजी था बच्चों। अगर आप पहला क्वेश्चन बनाए होंगे, अगर नहीं भी बनाए होंगे तो अगर समझाने पे समझ गए होंगे तो आपसे दूसरा क्वेश्चन बन गया होगा, यानी कि आपकी दृष्टि तो बोनस क्वेश्चन हो गया। यानी कि 10 नंबर थी, 10 और 10 20 नंबर में बहुत लोग का 20 आ गया होगा, यानी तो मिनिमम 10 आ ही गया होगा, है ना, है ना, 10 आ ही गया होगा, यानी दोनों क्वेश्चन आपका सेम तरीका में था। चलिए अच्छी बात है, इस तरह से आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि इस तरह से आप कभी भी इसका क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाएगा। तो क्लियर है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, है ना, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, चलो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद आपके पास वही है रहेगा गिवन टाइम, आप जल्दी से क्वेश्चन देखिए, पॉज कीजिए, उसको बनाइए। ओके, ये रहा, इरेज हो गया। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। ओके, नाउ सॉल्व कीजिए क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन वीडियो पॉज कीजिए और इसको बना लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन को एक एक लाइन करके पढ़ना है बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को इजी मत पूरा पढ़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ओके, तो अब तक आप क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, बहुत का क्वेश्चन आप लोग प्ले कर चुके हैं, क्वेश्चन वीडियो प्ले कर चुके हैं, इसका मतलब आप अब तक आप सॉल्यूशन कर चुके हैं, यानी सॉल्यूशन कर चुके हैं। तब आपका देखना ये है कि आपका सही है या गलत है ना। तो चलिए मैच करते हैं, मिलाते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। क्वेश्चन क्या है, ए सिग्नल व्हिच इज कैन बी रेड और ग्रीन। अच्छा, एक सिग्नल है जो कि रेड और ग्रीन में है, तो जनरली हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हो, रेलवे में ही ले लो, रेलवे में तो ग्रीन रेड होता ही है, ग्रीन रेड विद द प्रोबेबिलिटी 4/5 एंड 1/5। अच्छा, तो ग्रीन आने का प्रोबेबिलिटी 4/5 है और रेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/5 है, ठीक है, अच्छी बात है। बाय स्टेशन इज रिसीव्ड बाय स्टेशन, वो रिसीव किया गया कहाँ, स्टेशन ए को रिसीव किया गया, सिग्नल जनरेट हुआ, उसके बाद स्टेशन ए को रिसीव हुआ, एंड देन ट्रांसमिट टू स्टेशन बी, और उसके बाद स्टेशन बी को ट्रांसमिट किया गया। एक जगह सिग्नल जनरेट हुआ, उसको ट्रांसमिट किया गया ए के पास, फिर ए से क्या आ गया बी के पास। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेशन, अच्छा ईच स्टेशन यानी दोनों स्टेशन, एक स्टेशन नहीं दोनों स्टेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेशन रिसीविंग द सिग्नल करेक्टली 3/4, यानी ए का भी, ए अगर सही से सिग्नल रिसीव कर रहा है उसका भी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और बी अगर सही से सिग्नल रिसीव कर रहा है उसका भी प्रोबेबिलिटी क्या 3/4 है। इफ द सिग्नल रिसीव्ड इज स्टेशन बी इज ग्रीन, जो सिग्नल रिसीव हुआ है वो ग्रीन है बी, यानी कि बी के पास ग्रीन सिग्नल रिसीव हुआ है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन। अच्छा, आपको ये फाइंड करना है कि वो ओरिजिनल में हो, हमारा जो ओरिजिनल जो ग्रीन हुआ है सिग्नल, ओरिजिनली ग्रीन सिग्नल हुआ है वही हो।
चलिए बच्चों अब इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम हल्का सा ट्री डायग्राम लेते हैं। ट्री डायग्राम से बच्चों आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ट्री डायग्राम से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, हम समझिएगा इसको। सबसे पहले सिग्नल जनरेट हुआ, ठीक है। अब सिग्नल जनरेट हुआ तो ये ग्रीन हुआ कितना 3/4, 3/4 है, 4/5 है ना, 4/5 और रेड कितना है 1/4, ठीक है। अब यहां जब सिग्नल जनरेट होता है इसके बाद पहले वो स्टेशन ए की तरफ जाता है सिग्नल, उसके बाद स्टेशन बी की तरफ जाता है। तो यहां से वो स्टेशन ए की तरफ गया यानी ए स्टेशन की तरफ गया, तो ए स्टेशन की तरफ गया तो ग्रीन अगर आया होगा तो सच में गया ए, यानी करेक्टली गया, ग्रीन ही गया, ग्रीन आया और ग्रीन ही गया। यानी कि क्या यहाँ पे बोला था, यहाँ पर समझिए, लाइन को समझिए कि जो यहाँ पे 1/5 रिसीव्ड ये क्या बोला यहाँ पे, हाँ करेक्टली जाने का 3/4 है। यानी जो सिग्नल जनरेट होता है वो सही भी जा सकता है, गलत भी जा सकता है। तो अगर ग्रीन सिग्नल जनरेट हुआ है तो सही इसका जाने का 3/4 और गलत जाने का, यानी गलत मतलब तो रेड ही हो गया ना, सही 4/5 सच में सबसे पहले क्या सिग्नल जनरेट हुआ, 4/5 ग्रीन हो गया। अब सही जाने का प्रोबेबिलिटी 3/4 और गलत जाने का प्रोबेबिलिटी 1/4। तो गलत में क्या जा सकता है, रेड ही जा सकता है ना, क्योंकि आपके पास तो अभी दो ही सिग्नल, या तो ग्रीन या तो रेड, या तो ग्रीन या तो रेड। तो ग्रीन जनरेट हुआ, ए के पास 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि ग्रीन पहुंचा होगा और 1/4 प्रोबेबिलिटी कि रेड पहुंचा होगा। अब रेड क्या हो गया, रेड जनरेट हुआ, 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड ही पहुंचा होगा, लेकिन यहाँ पे 1/4 ही प्रोबेबिलिटी है कि ग्रीन पहुंच गया होगा, गलती से। चलिए ये रहा हमारा ए का कंडीशन, ये रहा हमारा किसका कंडीशन, ए का कंडीशन। अब ए से बी की तरफ जाता है, ए ना बी को ट्रांसमिट कर रहा है, तो अब इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रीन का ग्रीन ही जाए, ये 3/4 है, सच में गया, यानी कि पहुंच दोनों का ईच कंडीशन था। यहाँ पे तुम समझिए, ये बात को समझ लीजिए आप फिर से। ईच स्टेशन रिसीविंग द सिग्नल करेक्टली 3/5 ईच स्टेशन, यानी अगर बी से सी की तरफ भी जाएगा तो उसका भी 3/4 हो जाएगा। तो ये ग्रीन 3/4 तो रेड 1/4, यहाँ से भी इसका तुम समझिएगा, यानी कि सही जाने का, यानी रेड है। अब ध्यान दीजिएगा, तो रेड है तो ये रेड ही गया, इसका 3/4 है, लेकिन ग्रीन चला गया, इसका 1/4 है। यहाँ समझिए, यानी रेड सिग्नल है तो सही जाने का 3/4, गलत जाने का 1/4। तो रेड है तो सही होगा रेड, गलत में ग्रीन हो गया, यानी गलत गया। तो फिर से यहाँ से रेड है तो सही गया तो रेड, यानी रेड है तो रेड गया तो 3/4, यानी गलती चल गया, गलती में क्या हो गया ग्रीन 1/4। आधा क्लियर है। फिर से यहाँ पे इसका भी देख लेते हैं, ग्रीन है तो ग्रीन ही गया, ग्रीन है तो ग्रीन ही गया, उसका 3/4 और रेड चला गया, इसका 1/4। क्या ये पहले क्लियर है आपको ट्री डायग्राम? अगर ये क्लियर है उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर से इसको हम एक बार समझ लेते हैं। हमारे पास एक सिग्नल जनरेट हो रहा है, सिग्नल जनरेट हुआ, ग्रीन उसका प्रोबेबिलिटी 4/5 है, रेड उसका प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अब जब ये जहां सिग्नल जनरेट हुआ वो स्टेशन ए की तरफ पहुंचा, ए की तरफ पहुंचता है तो सही पहुंचने का, करेक्टली पहुंचने का 3/4 है। तो यानी ग्रीन जनरेट हुआ होगा तो सही में 3/4 पहुंचा होगा, लेकिन गलत में अगर गलत गया होगा सिग्नल, यानी रेड चला गया तो 1/4 का प्रोबेबिलिटी हो रहा होगा। फिर इधर से रेड निकला तो रेड पहुंचा, उसका फिर प्रोबेबिलिटी 3/4 और रेड निकला लेकिन ग्रीन पहुंच गया, उसका प्रोबेबिलिटी 1/4। अब ये स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ गया, स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ गया तो स्टेशन बी में भी क्या पहुंचा 3/4, ये तो अब जनरेट कर दिए। अब यहाँ से इसका 3/4 सही का, गलत 1/4 रेड हो गया। फिर 1/4 रेड निकला तो फिर सही आने का रेड का रेड। तो बच्चों अब आपको पता चल गया, टी डायग्राम इसका पता चल गया। अब हमको ये पता करना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन एक्चुअली आस्क क्या कर रहा था। क्वेश्चन आस्क कर रहा था, ध्यान से देखिए, उसमें बोला है कि स्टेशन बी के पास ग्रीन सिग्नल पहुंचा, यानी कि एक कंडीशन है कि ऑलरेडी हैपन हो चुका है। स्टेशन बी के पास ग्रीन सिग्नल पहुंच चुका है, स्टेशन बी के पास ग्रीन सिग्नल पहुंच चुका है, बिजी हो चुका है ना। अब स्टेशन बी के पास ग्रीन सिग्नल पहुंच चुका है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो सच में ओरिजिनल ग्रीन सिग्नल हो, ओरिजिनल ग्रीन सिग्नल हो। ये नहीं पूछ रहा था कि ओरिजिनल ग्रीन सिग्नल हो, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमें ग्रीन सिग्नल की, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमें ग्रीन सिग्नल की कंडीशन ये ऑलरेडी है, यू हैव ऑलरेडी कंडीशन गिवन कि वो आपका ग्रीन सिग्नल है, स्टेशन बी पे जो पहुंचा, स्टेशन बी पे ग्रीन सिग्नल पहुंचा, ये कंडीशन गिवन है। अब वो सच में ग्रीन सिग्नल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्वेश्चन तो आपको अंडरस्टैंड हो गया बच्चों। अब ये जब आपको पता चल गया, ये बेसिकली चीज पता चल गया, तब तो आपके लिए अब बहुत ईजी हो गया ना क्वेश्चन, तब तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया। ईजी कैसे हो गया, क्योंकि आपको यहाँ निकालना पड़ेगा टोटल
बेस थ्योरम में ही नहीं कह रहा कि टोटल आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि सिग्नल बी, स्टेशन बी पे ग्रीन सिग्नल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, और साथ ही साथ आपको ये पता करना है ग्रीन सिग्नल भी हो और जो स्टेशन बी पे पहुंचे, यानी कि आपको ये सबसे पहले पता करना है। इसमें यानी ये बीपीजी लिखने का मतलब ये है कि टोटल स्टेशन बी पे कितना ग्रीन सिग्नल पहुंच रहा है। टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो गया बच्चों। टोटल में आप जान रहे हैं बेस थ्योरम में आपको क्या लिखा था, यहाँ पे टोटल लिखा था, हम इसको शॉर्टकट में ये लिख दिए, हम क्या किया शॉर्ट में ये लिख दिए। तो आपको ये पता करना है कि टोटल ग्रीन सिग्नल पहुंचने का प्रोबेबिलिटी क्या है स्टेशन बी पे, और फिर हमको पता करना है जो ऊपर लिखना है कि वो बी पे ग्रीन सिग्नल हो और वो साथ साथ ग्रीन सिग्नल ही मतलब जनरेट हुआ हो। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं बच्चों। तो अगर हमको ये निकालना है तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि स्टेशन बी पे कितना ग्रीन सिग्नल पहुंचा है, स्टेशन बी पे कितना ग्रीन सिग्नल पहुंचा। तो कहाँ ग्रीन सिग्नल है बच्चों, ग्रीन सिग्नल कहाँ है, 1 2 3 4 जगह पे ग्रीन सिग्नल, यानी कि 4 तरह से स्टेशन बी पे ग्रीन सिग्नल पहुंच सकता है। तो 4 तरह से पहुंच सकता है, हम क्या करना पड़ेगा, चारों को ऐड करना पड़ेगा। तो पहला कहां से पहुंचा, पहला पहुंचा कि एक्चुअल में ग्रीन सिग्नल निकला, वो मतलब सच में ये ट्रांसमिट हुआ, एक्चुअल में ग्रीन सिग्नल निकला, ए बी करेक्टली ट्रांसमिट किया और बी के व्यास भी करेक्टली ही पहुंचा। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करते हैं, तो या तो ये इस तरह से ग्रीन सिग्नल बी के पास पहुंचा, या फिर ये ग्रीन सिग्नल पहुंचा है, यानी सच में जनरेट हुआ है, लेकिन बी ए के पास गलत गया, लेकिन ए के पास गलत गया तो उसको और गलत कर देता हूं, 6 हो गया। गलत का गलत सही हो जाता है बच्चों, गलत क्या होगा, सही हो गया, यानी कि सही आया गलत हो गया, फिर गलत का गलत फिर से वो सही हो गया ग्रीन। यानी कि बेसिकली आप यहाँ देखिए ना, ग्रीन कहां से पहुंच रहा है, यहाँ 3 स्टेप, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस फिर से यहाँ पे ग्रीन कैसे पहुंच रहा है, यहाँ तो 1/5 3/4 1/4, फिर से यहाँ पे ग्रीन कब पहुंच रहा है, यहाँ ये क्या हो गया 1/5 1/4 3/4। इसमें जैसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 4 12 36 प्लस 4 40 प्लस 3 43 46/80। तो चलिए एक चीज आपको पता चल गया, ये आपका क्या हो गया, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से हम लोग ये पता कर लेंगे ग्रीन सिग्नल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। अब ग्रीन सिग्नल आने की प्रोबेबिलिटी निकल गया। अब हमको क्या पता करना है बच्चों, अब हमको पता करना है कि ग्रीन सिग्नल हो और वो क्या हो, स्टेशन बी पे पहुंच रहा हो, ग्रीन सिग्नल हो और स्टेशन बी पे पहुंच रहा हो। तो हम छोटा सा फॉर्म में यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करेंगे, समझिएगा कि ग्रीन सिग्नल हो, ये इसको सॉल्व करना है ना, बेसिकली हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, ग्रीन सिग्नल को ले लेते हैं, ग्रीन सिग्नल है, ठीक है, ग्रीन सिग्नल है। अब क्या है, अब ग्रीन सिग्नल हो गया, ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी हैपेन, इवेंट इज ऑलरेडी अकर। तो वो स्टेशन बी के पास पहुंच रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, स्टेशन बी के पास पहुंचा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले बच्चों बताओ ग्रीन सिग्नल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/5। अब ये हो गया, यहाँ तक काम हो गया, यहाँ तक काम मेरा क्या खत्म है, यहाँ तक काम खत्म है। यहाँ के बाद इवेंट स्टार्ट हुआ कि ग्रीन सिग्नल हो गया है, तो स्टेशन बी के पास कितना ग्रीन पहुंचा, तो ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी हैपन। तो अब स्टेशन बी के पास कितना ग्रीन पहुंच रहा है, फिर भी स्टेशन के पास 2 ग्रीन पहुंच रहा है। कितना ग्रीन पहुंच रहा है, 2 ग्रीन, एक ये पहुंच रहा है, एक ये पहुंच रहा है। हम दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों ग्रीन को ऐड कर लेंगे, आइदर दिस ग्रीन स्टेशन बी के पास 2 ग्रीन है, आइदर दिस ग्रीन। तो 3/4 9/16 और 1/4 यानी कि 9/16 प्लस 1/16। ये बात समझ में आया बच्चों, एक बार फिर समझ लीजिए इसको। हमारे पास टोटल ग्रीन निकालने का बहुत ईजी था, जहां पे ग्रीन था हम सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए। अब क्या निकालना है हमको, बाय द फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमको निकालना है जी इंटरसेक्शन बी, यानी कि ग्रीन सिग्नल भी हो और साथ ही साथ वो स्टेशन बी पे पहुंचे, ग्रीन सिग्नल भी और साथ ही साथ स्टेशन बी पहुंचे। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से इसको हम इस तरह से अटेंड कर लिए कि पी जी इंटरसेक्शन पी जी है, यानी पी ग्रीन सिग्नल होने का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रीन सिग्नल हो चुका है और स्टेशन बी में पहुंच रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, ग्रीन सिग्नल हो चुका है स्टेशन बी में पहुंच रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ग्रीन सिग्नल होने का प्रोबेबिलिटी 4/5 यहाँ पे ऑलरेडी क्या आपका गिवन है, 4/5 आपका क्या ऑलरेडी गिवन है। अब हमारे पास ग्रीन सिग्नल हो चुका है और स्टेशन बी पे ग्रीन पहुंच रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो स्टेशन बी पे ग्रीन पहुंच रहा है इस 2 तरीके से। तो 3/9 2 तरीका, यानी कि 2 वे, यानी 2 आइदर दिस ग्रीन 2 वे पहुंच रहा है ना, आइदर दिस और तो होगा नहीं, एट टाइम एक ही सिग्नल को हम लेंगे ना, एट टाइम जब भी लेंगे तो हम क्या लेंगे, एक ही सिग्नल को लेंगे। तो आइदर दिस ग्रीन यानी कि आइदर ये भी ऐड करना पड़ेगा, ये भी ऐड करना पड़ेगा, दोनों का ऐड करना पड़ेगा। 3/4 × 3/4 9/4, यानी यहाँ पे जो ग्रीन आया उसका 9/16 हो गया और यहाँ पे जो ग्रीन आया उसका 1/16 हो गया। तो ये ऐड करके हमारे पास ये आ गया। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ गया
1/2 क्या आ गया हमारे पास 1/2, यानी कि आपके पास दोनों चीज आ गया, आपके पास ये भी आ गया, आपके पास ये भी आ गया। तब यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए ना, इसका वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1/2, कहाँ से आया प्योरली क्लियर है। यहाँ इसका वैल्यू क्या है आपके पास 46/80, मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो आपका आंसर है 20/23, 20/23। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, है ना, जिससे बन गया था बहुत अच्छी बात है। आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो गया होगा जिससे बन गया होगा, जिससे नहीं बना होगा वो उसको समझ में आ गया। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा जा रहा है बच्चों, जेईई मेंस के लेवल का ही है, तो अच्छा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जिस बच्चों को नहीं समझ में आया क्वेश्चन को रिप्ले करके आप एक बार देख सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन 4 से पहले इसको मेरेज कर देते हैं, क्लियर है। देखो इसमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं यूज हुआ था, सिर्फ फॉर्मूला हम लगाए, बेस थ्योरम को फॉर्मूला लगाए, ये पता किया हमारा बन गया, बस और कुछ नहीं था। तो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से ये है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बनाइए। सबसे पहले वीडियो पॉज कर लीजिए 5 मिनट के लिए, है ना, वीडियो देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करने के बाद 5 मिनट इसको आप आराम से बनाइए, तब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अब आप लोग इसको सॉल्व कर चुके होंगे, है ना, अब वीडियो प्ले कर चुके होंगे। अब आप लोग को आंसर मिलाने की बारी है कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो चलिए हम भी देखते हैं, है ना, कि क्या क्वेश्चन है और क्या कह रहा है। तो इन ए टेस्ट एन एग्जामिने आइदर गेस, अच्छा GUESS है, गेस है, हाँ समझ ही रहे होंगे आप, आइदर गेस और कॉपी ऑफ नो द आंसर इज ऑफ ए नो द आंसर टू ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज 4 चॉइस। अच्छा 4 चॉइस है, तो या तो वो गेस करता है या तो वो कॉपी करता है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक गेस इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपी इज 1/6। गेस करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपी इज 1/8। अच्छा अगर कॉपी करता है तो उसका करेक्ट आंसर होने का प्रोबेबिलिटी 1/8 है। और अगर ये इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर, अच्छा वो आंसर को उसको पता है, यहाँ पे 2 कंडीशन दिया है, गेस और कॉपी। एक और कंडीशन होगा न्यू, या तो वो जानता है, या तो वो गेस कर रहा है, या तो वो कॉपी कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा न्यू का दिया है, उसको पता है आंसर, उसको आंसर पता है, ही न्यू द आंसर एंड द क्वेश्चन इज करेक्टली। उसको आंसर पता था तो सही लगाएगा। जब एक बार और इस टाइप का क्वेश्चन आप बना चुके हैं, बच्चों को आराम करवा चुके हैं, जब भी बच्चों को अगर क्वेश्चन पता हो, आंसर उसका पता होगा तो वो टिक सही लगाएगा। लेकिन जब गेस करेगा तब वो गलत हो सकता है, कॉपी करेगा तब वो गलत हो सकता है। लेकिन जब उसको आंसर पता है तो जब वो टिक करेगा तब वो सही बनाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको भी हम टी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग देख रहे हैं तो टी डायग्राम से हमारा क्वेश्चन ईजी होते जा रहा है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, है ना। अब वो 3 पार्ट कर रहा है, या तो वो जानता है, तो जानने का प्रोबेबिलिटी अभी नहीं दिया हुआ था, गेस का दिया हुआ था ना। इसको इस तरह से लिख देते हैं, नो GUESS गेस, और क्या करता है, कॉपी करता है, ठीक है। वो 3 तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो जब कॉपी करता है तब उसका सही होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, करेक्ट होने का क्या 1/8। तो इनकरेक्ट होने का क्या हो जाएगा 7/8, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट होने का 1/8, तो इनकरेक्ट होने का 7/8। अच्छा जब वो गेस कर रहा है, तो गेस कर रहा है बच्चों, तो इसमें तो हमारा दिया नहीं है, लेकिन एक कंडीशन दे दे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उसमें 4 क्वेश्चन है। तो 4 क्वेश्चन में अगर वो गेस करेगा तो एक क्वेश्चन तो सही होगा ही, यानी 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सही होने का प्रोबेबिलिटी 1/4, करेक्ट होने का 1/4 और इनकरेक्ट होने का 3/4, है ना। करेक्ट होने का 1/4, 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, एक क्वेश्चन गलती, 3 क्वेश्चन गलत रहेगा। अच्छा जब जान रहा है तो सही होने का 1 और इनकरेक्ट होने का 0। जब वो जान रहा है आंसर कि हाँ इसको आंसर हमको पता है तो सही मारेगा ना। जब वो जान रहा है तो आंसर तो सही मारेगा तो उसको हमेशा करेक्ट होगा, सही मारेगा तो हमेशा करेक्ट होगा। यानी कि क्वेश्चन को डील करने का 3 तरीका, जान रहा है, गेस कर रहा है, कॉपी कर रहा है। जब जान रहा है तो सही बनाएगा, वो गेस कर रहा है तो 1/4। अच्छा एक चीज और है, गेस करने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, गेस करने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, हाँ कहाँ गया, मल्टीपल चॉइस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग गेस करने 1/3 क्वेश्चन में वो गेस करता है और 1/6 क्वेश्चन में वो कॉपी करता है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी इसको भी मेंशन करना है हमको,
यानी कि 1/3 गेस करने का प्रोबेबिलिटी 1/3, कॉपी करने का प्रोबेबिलिटी 1/6, तो जानने का प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि तीनों को प्रोबेबिलिटी सॉल्व करके दोबारा आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते कि वो आंसर उसको पता है और वो आंसर सही है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है उसको वो पता है आंसर। जब क्वेश्चन देखा अरे ये तो हमारा पता है, वो टिक लगा दिया, और जब टिक लगा दिया तो वो सही बनाया है, एकदम 110% सही है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हमको ये निकालना है, सबसे पहले तो एक ये इवेंट लेते हैं के, इवेंट नो द आंसर, ठीक है। जी इवेंट गेस द आंसर, सी इवेंट कॉपी द आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले हम पीके निकाल लेते हैं। पीके क्या होगा, हम लोग जानते हैं पीके प्लस पीजी प्लस पीसी इक्वल टू 1। सबको सॉल्व करें तो बन ही आना चाहिए ना, या तो वो गेस करके बनाया, या तो जानता है, या तो कॉपी करके बनाया, तो सबको सॉल्व करके बनाना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, पीके का वैल्यू अगर हम डायरेक्ट निकालें तो 1 माइनस 1/3 1/6, तो ये पीके का वैल्यू क्या आ गया 1/2 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्या, अब ये हमारे पास कहीं ना कहीं हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम और बेस थ्योरम पे क्वेश्चन बेस्ड है हमारा। सबसे पहले हमको ये निकालेंगे क्वेश्चन सही होने का प्रोबेबिलिटी क्या है उसके पास। एक हम इवेंट और लेते हैं, ये हमारे पास इवेंट हो गया ना, एक इवेंट हम और लेते हैं डी या फिर ई ले लेते हैं, ए इवेंट ले लेते हैं, इवेंट ए ले लेते हैं। क्वेश्चन आर गुड, क्वेश्चन इज करेक्ट, इवेंट ऑफ करेक्ट आंसर, इवेंट ऑफ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बताते हैं बच्चों, डायरेक्ट समझिएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा हमारा। हम ध्यान रखिएगा कि या तो वो पीके हो, तो हम ध्यान रखिएगा पी, यहाँ पे लिखते हैं पी जानता था क्वेश्चन और वो सही बनाया, जानता था क्वेश्चन और वो सही बनाया, या तो ये इवेंट होगा। या तो वो क्वेश्चन गेस किया, क्वेश्चन क्या किया, गेस किया और तब सही बना दिया, या तो वो क्वेश्चन कॉपी किया और तब सही बना दिया। यानी यहाँ पे 3 बार ऐड होने वाला है। कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे समझ में आ रहा होगा। या तो क्वेश्चन वो जानता था तब वो बनाया, सही बना दिया, मतलब तब वो सही क्वेश्चन बनाया। या तो वो क्वेश्चन गेस किया, गेस भी किया और सही भी बना दिया, गेस भी कर रहा और सही बना रहा है। अच्छा, क्वेश्चन कॉपी भी कर रहा और सही भी बना रहा है। बेसिकली आपको सही क्वेश्चन निकालने का प्रोबेबिलिटी, सही क्वेश्चन निकालने का प्रोबेबिलिटी तो ये हो गया, सही क्वेश्चन निकालने का प्रोबेबिलिटी हो गया। आप सबको हम अलग अलग करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पीके इंटू पीके हो चुका है, तो ए होने का प्रोबेबिलिटी। अच्छा आगे पीजी इंटू जी हो चुका है, तो ए होने का प्रोबेबिलिटी, प्लस पी सी हो चुका है तो पी ए होने का प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान दीजिए हम क्या क्या लिखने वाले, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे। पीके का प्रोबेबिलिटी बच्चों आपको दिख रहा है, पीके का प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, हम डायरेक्ट अब यहाँ पे आपको हम समझा रहे हैं, उसको जब पता है और जब उसको आंसर को उसको पता है तो उसको करेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1, करेक्ट करने का तो प्रोबेबिलिटी 1 ही हो जाएगा ना। यहाँ पे डायरेक्ट हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस जी वो गेस कर रहा है, तो गेस कितने में कर रहा है, 1/3 में गेस कर रहा है। और जब गेस कर रहा है तो सही होने का प्रोबेबिलिटी 1/4, तो ये 1/4 हो गया। ये कंडीशन दिया कि गेस कर रहा है, तो गेस करने के यहाँ, तो गेस करने के बाद सही होने का प्रोबेबिलिटी, गेस करने के बाद सही होने का प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गया। अब वो कॉपी कर रहा है, तो कॉपी करने का प्रोबेबिलिटी 1/6, कॉपी करने के बाद सही होने का प्रोबेबिलिटी 1/8, ठीक है ना। कॉपी करने के बाद सही होने का प्रोबेबिलिटी 1/8। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, अगर इसको हम सम करते हैं 48, एलसीएम आपको क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा एलसीएम। तो ये 2 24 और 4, हाँ ठीक है, तो 29/48 आ गया। तो ये आ गया आपको बच्चों क्वेश्चन सही होने का। क्वेश्चन क्या होने का, सही होने का। निकालना क्या है आपको, अब हम यहाँ पे एक लाइन में लिखते हैं, निकालना क्या है आपको, क्वेश्चन निकालना है, फाइंड आउट क्या करना था कि क्वेश्चन वो जानता था, क्वेश्चन वो जानता था, जानता था इसका मतलब कि क्वेश्चन वो जानता था, यानी क्वेश्चन वो जान रहा है और वो उसका आंसर सही है, उसका आंसर सही है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि यहाँ पे वो क्वेश्चन जान रहा है और उसका आंसर सही है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपको क्या निकालना है। अच्छा नहीं, क्वेश्चन का सही है और के होगा ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन के डिवाइड बाई पी ए, सही होने का। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो सही है और वो सही है जब जान रहा है तो ये निकालना है, यानी कि के और ए का क्या इंटरसेक्शन निकालना है और टोटल सही का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो आपके पास पी ए का वैल्यू निकाले हुए, कितना निकाले हुए, टोटल निकाले हुए 29/48, उसके बाद ये भी निकालना है आपको,
आपको ये निकालना है कि क्वेश्चन को सही है और कहाँ से बनाया है, जान रहा है कहाँ से बनाया है, जान रहा है वहां से बनाया है। तो क्वेश्चन जानने का प्रोबेबिलिटी आपको क्या था, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्वेश्चन जानने का प्रोबेबिलिटी 1/2 और सही होने का प्रोबेबिलिटी 1, यानी कि इसका ये हम यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं। क्वेश्चन जानने का प्रोबेबिलिटी 1/2 और सही होने का प्रोबेबिलिटी 1 और डिवाइड बाई पी टोटल कितना है 49/48। अब इसको थोड़ा सा ऊपर हम कर लेते हैं। आई होप सब बच्चों क्लियर हो गया। डायरेक्ट यहाँ पे थ्योरम अप्लाई हो रहा है बच्चों। ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही था, ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही था, इसमें भी टी डायग्राम बना के कर लिए। तो सबसे पहले इसमें हम निकालें कि सही टोटल सही होने का क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन सही होने का प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से हम सही होने का निकालने की इवेंट ऑफ करेक्ट आंसर। अब करेक्ट आंसर हुआ कब, जब उसको आंसर पता था, जब उसको आंसर पता था, उसको आंसर पता था और सही होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम दोनों को आंसर पता था और सही होने का प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल सही होने का प्रोबेबिलिटी, टोटल सही होने का प्रोबेबिलिटी निकालें, कैलकुलेशन किए, आपका आंसर आ गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो चलिए अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा। सबसे पहले इसको मिरेज कर लेते हैं, जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से रिप्ले करके समझ लीजिए। और आपका लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। लीजिए लास्ट क्वेश्चन, जल्दी इसको बना लीजिए। आपके पास 5 मिनट का समय है। बैटरी कम है बच्चों। चलिए अब तक आप सॉल्व कर चुके होंगे, है ना, तो सॉल्व कर चुके होंगे, वीडियो प्ले भी कर चुके होंगे। अब चलिए मिलाते हैं आपका आंसर सही है गलत है। चलिए क्वेश्चन क्या है, ए लॉट कंटेन 20 आर्टिकल। अच्छा एक लॉट है जिसमें 20 आर्टिकल है, 20 ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब उसमें क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट लॉट कंटेन एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव आर्टिकल इज 0.4। 2 डिफेक्टिव आर्टिकल होने का प्रोबेबिलिटी 0.4 है और 3 डिफेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 0.6 है, ठीक है, अच्छी बात है। आर्टिकल आर ड्रॉन फ्रॉम 1 एट रैंडम 1 by 1। अच्छा एक एक करके आर्टिकल को निकाला जाता है, एक एक करके आर्टिकल को निकाला जा रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट कहने का मतलब हमारे पास क्या हो गया कि उसको हम फिर से वापस नहीं रख रहे हैं, है ना, यानी कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हम एक बात करें तो कॉम्बिनेशन चीज लगने वाला है यहाँ पे, विदाउट रिप्लेसमेंट एंड टेस्टेड। उसके बाद क्या किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है टिल ऑल द डिफेक्टिव आर्टिकल, टिल ऑल द डिफेक्टिव आर्टिकल, जब तक कि डिफेक्टिव आर्टिकल ऑल डिफेक्टिव आर्टिकल पता नहीं चल जाए, ऑल डिफेक्टिव आर्टिकल पता नहीं चल जाए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टेस्टिंग प्रोसीजर एंड एट द 12th टेस्टिंग। व्हाट इज द टेस्टिंग प्रोसीजर, इट इज टू एंड एट द 12th टेस्टिंग। अब क्वेश्चन को ध्यान समझिए, इसको आप इस तरह समझिए, इसको सबसे पहले हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। एक इवेंट एक लॉट है जिसमें हमारे पास 20 मटेरियल है, ठीक है। एक इवेंट ऐसा है जिसमें एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव है, ठीक है, और एक इवेंट ऐसा है जिसमें एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव है। और साथ ही साथ बहुत अच्छी बात यह है कि ये भी दे दिया हमारा 0.04 है ना, देखा तो 0.4 है, सॉरी 0.6 है। ये दे दिया, ठीक है, यहां तक हमारा कंडीशन ठीक है। अब क्या बोला कि कोई आया चेक करने के लिए, अब उसको 1 by 1 चेक कर रहा है, तो 1 by 1 चेक कर रहा है, तो जब तक 1 by 1 चेक कर रहा है और उसको 12 तक लेके जाना है, यानी कि 12 जब 12 टेस्टिंग में पहुंचे तब उसको पता चल जाना चाहिए कि टोटल खराब है या बढ़िया है। यानी कि हम एक ले लेते इवेंट और E3 टेस्टिंग एट 12th टाइम, 12th टाइम्स, यानी 12 टाइम्स यानी 12 बार कर रहा है उसको, है ना, 12 बार कर रहा है। अब कंडीशन क्या होगा फिर समझिए क्या कर रहा है कि अगर 12 बार में पूरा डिफेक्टिव पता चल जाए, 12 बार में पूरा डिफेक्टिव, यहां देखिए ध्यान से, यहां क्या कहा है, ऑल डिफेक्टिव आर्टिकल आर फाउंड। एक एक करके क्या किया जा रहा है बच्चों, एक एक करके टेस्ट किया जा रहा है। तो एक एक करके टेस्ट किया जा रहा है, उसको पता चला कि बार में उसको पता चल जाए कि वो डिफेक्टिव है, सारा डिफेक्टिव है। कब पता चले, बार में पता चले कि सारा डिफेक्टिव है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों कंडीशन को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में हमको पता है कि दोनों को हमको ऐड करना होगा। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करके दोनों को हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों को हम लास्ट में ऐड कर लेंगे। पहले हम तो डिफेक्टिव E1 का निकाल लेंगे, उसके बाद डिफेक्टिव 2 का निकाल लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम अगर E1 की हम बात करें, E1 अगर हम लेके चल रहे हैं 0.4 है, इसमें क्या कंडीशन बोला है, इसमें 2
लॉट खराब है, 2 आर्टिकल खराब है, 2 आर्टिकल खराब है और ये 12वां बार में पता चले, कब पता चले? 12th टाइम पता चले। तो 12th टाइम पता चले तो केस 1 12 टाइम पता चलेगा। तो जब 12 टाइम पता चलेगा इसका मतलब 12 वाला पीस होगा, जो 12वां पीस होगा वो तो डिफेक्टिव आया होगा, तब ना 12 पीस में पता चल गया। यानी कि 12वां बार में 12 टाइम में पता चलना है कि वो डिफेक्टिव है, पूरा तरह से क्या डिफेक्टिव है। यानी कि 12th पोजीशन पे जो आया होगा उसमें डिफेक्टिव आया होगा, उससे पहले 11 इवेंट हो चुका होगा, 11 बार टेस्ट हो चुका होगा और वो जो 11 बार टेस्ट हो चुका होगा उसमें एक बार ऑलरेडी डिफेक्टिव आ चुका होगा, क्योंकि 12th में आपको दोनों का दोनों आना है। 12th तक 2 डिफेक्टिव आ चुका होना चाहिए, तो 12th तक 2 डिफेक्टिव आ चुका है, उससे पहले 11 इवेंट हो चुका है और 11 में आपका 10, अब ध्यान दीजिए 11 इवेंट हो चुका है, तो 11 इवेंट हो चुका है तो सबसे पहले हम 20 में से 11 इवेंट निकाल रहे हैं, है ना। हम अभी 11 इवेंट का बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे 11 इवेंट तक का बात करते हैं और इसमें हम 12वां इवेंट का बात करेंगे। तो 11 बार जो इवेंट हुआ तो 20 में 11 सिलेक्ट कर लिए हैं। अब 20 में 11 सिलेक्ट कर लिए, उसमें से अब 2 खराब है, 2 पीस खराब है, यानी कि 18 पीस सही होगा, 10 पीस सही निकला होगा और 2 खराब, 1 पीस गलत निकला होगा। ये बात को आप फिर से समझिए, हम क्या कह रहे हैं फिर समझिए। 20 आर्टिकल में से 2 आर्टिकल खराब है तो वो 12वां पोजीशन में पता चल जाना चाहिए कि इसमें 2 आर्टिकल खराब है, तो 12वां पोजीशन में पता चलना चाहिए, यानी कि 12th पोजीशन में पता चलना चाहिए। उससे पहले 11 इवेंट हो चुका है, 11 इवेंट हो चुका है, उसमें 11 में 10 खराब नहीं आया होगा, 10 बढ़िया आया होगा और 1 खराब आया होगा। ये 11 इवेंट का हो गया और 12वां इवेंट का तो हो गया। अब बताइए इसमें बच्चों, इसमें हम कितना बॉल निकालनी है? 11 बॉल तो निकल, 11 आर्टिकल तो निकल गया। अब हमारे पास 11 आर्टिकल में टोटल कितना, 20 में से कितना आर्टिकल बचा? 9 आर्टिकल बचा, और 9 आर्टिकल में डिफेक्टिव एक ही होगा ना, एक तो हम निकाल लिए, एक तो हमारा हो गया, पहले से हो चुका है, अब एक डिफेक्टिव होगा, तो 9 आर्टिकल में एक डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी 1/9। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं है तो हम केस सेकंड को भी इसी तरह से बनाते हैं। केस सेकंड को आप समझिए, केस सेकंड में क्या कहा? 3 डिफेक्टिव आना चाहिए, तो 3 डिफेक्टिव आना चाहिए। इसका भी 12th केस पे ही है, इसका भी क्या है? 12th केस पे ही है। तो सबसे पहले हम, ये हमारा हो गया 11 केस तक और ये हमारा हो गया 12 केस। तो 11 केस तक हमारा हो गया, यहाँ पर हम समझाने के लिए लिखे हैं 11 केस और ये समझाने के लिए लिखे हैं 12th केस। तो सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ से 11 बॉल निकाल चुके हैं ना, तो 11 बॉल निकाल चुके हैं, तो कोई भी 20 में से हम 11 निकाल चुके हैं, कोई 20 में से हम 11 निकाल चुके हैं। अब 11 निकाल चुके, उसमें से 10 नहीं, इस बार 9 ही बढ़िया होगा, क्योंकि आपको 3 खराब चाहिए, तो 3 खराब चाहिए तो आपको 3 में से 2 खराब आ चुका होगा, 2 खराब आ चुका है, इसका मतलब 9 बढ़िया आया होगा, 9 बढ़िया रहा होगा। 9 कितना में से बढ़िया रहा होगा? तो टोटल आपका 20 है, 20 में से 17 बढ़िया होगा, यानी कि 17 3 20, 20 बॉल 9 2 11। देखिए इन दोनों को मैच कर लो, सेम है, यहाँ पे वही है, 10 11 8 2 20, ये हो गया। अब हमारे पास क्या बॉल कितना बच रहा है? 20 में से 11 पीस हम चूज कर लिए हैं, तो 9 पीस बच रहा है, तो अब 9 पीस में खराब होने का प्रोबेबिलिटी 1, एक ही ना खराब हो सकता है। तो ये हो गया 2 डिफेक्टिव का, ये हो गया 3 डिफेक्टिव का। अब वहां पूछा जा रहा है कि 12th टाइम है, तो 12th टाइम हमको दोनों का पूछ रहा है, तो आइदर ये मिल जाए आइदर वो मिल जाए, आइदर ये इवेंट हैपन हो जाए आइदर वो इवेंट हैपन हो जाए। अगर इन दोनों को हम सॉल्व करके ऐड करेंगे तो ये आप कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लीजिए बच्चों, इसमें थोड़ा बहुत जो टाइम लगेगा। इसका हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, शायद डायरेक्ट आंसर आ गया इसका 99/19990। आप अगर यहाँ तक भी ले आए हैं तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, आप यहाँ पे 5 में 5 लिख सकते हैं। अगर आप कॉम्बिनेशन सॉल्व भी नहीं किए हैं, आप यहाँ तक भी ले आ रहे हैं, तो अपने आप को 5 मार्क्स से रिवॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, है ना, कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो आई होप ये टेस्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, बहुत अच्छा मार्क्स भी आया होगा सबका। 50 मार्क्स का था, 10 नंबर का था क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था और टेस्ट सबका अच्छा गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इंतजार करते हैं, फिर उसी तरह से हमारा 2-3 लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर से इसी तरह से 5 नंबर का, सॉरी ये आधे घंटे का टेस्ट ले लेंगे 5 क्वेश्चन का, इससे आपका स्टडी वगैरह दोनों ही एनहांस होगा। चलिए आज के लिए तक इतना काफी है, थैंक यू।